नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जिस तरीके से उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हुई, लेकिन 1 अप्रैल तक एक बार फिर से उनके न्यायिक हिरासत बढ़ चुकी है। यानी ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल रहेंगे, लेकिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से खुद के ही वकील बन बैठे, जिस तरीके से उन्होंने तमाम दलीलें दी और ये बार बार पूछा कि आखिर मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है, मैं आरोपी भी नहीं हूं, मुझे कोर्ट ने आरोपी भी घोषित नहीं किया है, तो आप मुझे अरेस्ट कैसे कर सकते हैं। तमाम सवाल अरविंद केजरीवाल ने पूछे, लेकिन सिर्फ केजरीवाल ही नहीं बल्कि उनके वकील भी पीछे नहीं रहे। वकील के जरिए, जो कि रमेश गुप्ता उनके वकील थे, उन्होंने भी कई बातें कोर्ट में कही, लेकिन कुछ हैरान करने वाली बातें निकलकर सामने आई। जहां एक तरफ ईडी ने साफ तौर पर यह कहा कि अरविंद केजरीवाल आरोपी हैं इस मामले में, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। 100 करोड़ रुपए के घोटाले का उन पर आरोप है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल के जो वकील रमेश गुप्ता है, उन्होंने कोर्ट में क्या कहा है, क्या वो चौंकाने वाली बातें उनके जरिए कही गई है। दरअसल ईडी ने जब अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया, उसके बाद जांच की, पूछताछ उनसे हुई, तो इस बात का जिक्र किया कि जो इसमें उनका मोबाइल फोन है, जो शराब नीति को तैयार जब किया गया था और उसमें उनका मोबाइल फोन का इस्तेमाल हुआ था, वो दरअसल उसका सुराग नहीं दे रहे हैं, उसका पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल के जो वकील थे रमेश गुप्ता, वो भी दरअसल बहस जब कर रहे थे तो उनकी तरफ से जो बयान कोर्ट में दिया गया, उसमें यह कहा गया कि आई एम विलिंग टू कोऑपरेट। यानी अरविंद केजरीवाल की तरफ से वो कह रहे हैं कि कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, बट किस लिए अरेस्ट किया मुझे, ये सवाल जो है वो उनके वकील जो है रमेश गुप्ता, उनकी तरफ से भी पूछा गया। और ये कहा गया कि मनी ट्रेल तो खर्च हो गई वहां गोवा में, क्योंकि गोवा चुनाव का जिक्र किया गया और कहा गया कि दरअसल जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र किया जा रहा है, जो हवाला के जरिए पैसा आम आदमी पार्टी के पास आया है, उसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। तो यहां पर गोवा चुनाव का वो जिक्र कर रहे हैं। फिर किस लिए मुझे अरेस्ट किया गया, ये कहते हैं फोन तो मिल गया बट पासवर्ड नहीं दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। यानी वो ईडी को कह रहे हैं कि ईडी ये बयान दे रही है कोर्ट में कि दरअसल फोन तो अरविंद केजरीवाल का मिल गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अपने फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। कैन दे फोर्स मी टू गिव पासवर्ड, क्या वो मुझे पासवर्ड देने के लिए फोर्स कर सकते हैं, यानी ईडी क्या फोर्स कर सकती है पासवर्ड देने के लिए अरविंद केजरीवाल को। यह सवाल जो है रमेश गुप्ता की ओर से पूछा गया, जो कि केजरीवाल के वकील हैं कोर्ट में। जब लगातार इस शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही है और लगातार सबूतों को कहीं ना कहीं इकट्ठा कर रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के आवास पर भी छापेमारी जो है ईडी ने की थी, वहां से तमाम सबूत उन्होंने जुटाए थे, तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे वो वहां से जुटाए थे। और जाहिर तौर पर अगर इस पूरी नीति की जांच जो है जांच एजेंसी को करनी है, तो तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनकी जांच करनी होगी, उसमें जो डाटा है वो इकट्ठा करना होगा कि आखिर किससे बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है, कितने रुपए का लेन देन हुआ है। ये सारा कहीं ना कहीं एक तरीके से डाटा जो है वो उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में है जिनका पासवर्ड देने से अरविंद केजरीवाल इनकार कर रहे हैं। यानी ईडी की हिरासत में वो हैं। जाहिर तौर पर ईडी उनसे उनके मोबाइल फोन का पासवर्ड मांग रही है, लेकिन वो पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, जिस बात का जिक्र उनके जो वकील है रमेश गुप्ता, उनकी तरफ से भी अब कोर्ट में किया गया है। और ये भी कहा गया है कि क्या एजेंसी जो है मुझे पासवर्ड देने के लिए फोर्स कर सकती है, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो सुनवाई कोर्ट में हुई है, मैं आपको जानकारी दे दूं कि अरविंद केजरीवाल जो कि एक वकील की तरह वहां पर बोल रहे थे, हालांकि उनका ये कोर्ट में बोलने का अधिकार बिल्कुल नहीं है, जिस पर जज ने उन्हें डांटा भी है, फटकार लगाई है और यह कहा है कि आप अपना बयान जो है लिखित में दीजिए। इस तरीके से कोर्ट में आप नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ आपके वकील आपकी बात
बात रख सकते हैं, लेकिन इस पूरे मामले में, इस पूरी शराब नीति में अरविंद केजरीवाल किस तरीके से फंस चुके हैं, किस तरीके से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि फिलहाल ईडी का यही कहना है कि हमें रिमांड चाहिए, क्योंकि तमाम जो आरोपी हैं इस घोटाले में, दरअसल उनके सामने बैठाकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हमें करनी है। तो जाहिर तौर पर जैसे जैसे इस मामले में ईडी की जांच आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे केजरीवाल के लिए मुश्किलें भी कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि फिलहाल ईडी अरविंद केजरीवाल या इस पूरी शराब नीति को लेकर जो घोटाला हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी या फिर जो भी आरोपी है उन्हें बकसने के मूड में नजर नहीं आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बात करें इस पूरे मामले की तो जाहिर तौर पर राजधानी दिल्ली में सियासी घमासान बना हुआ है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। अब जब केजरीवाल की रिमांड बढ़ चुकी है, 1 अप्रैल तक वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे, यानी अभी कोई राहत केजरीवाल को नहीं मिलने वाली है। तो इसको लेकर और साथ ही केजरीवाल ने जो बयानबाजी कोर्ट में की है, जिस तरीके से कहा है कि मैं निर्दोष हूं, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है, मेरे 4 बयान दिए गए हैं, ईडी जब जांच इस मामले की शुरू कर रही है उसके बाद ही इसमें घोटाला नजर आया है। तो इस पर बीजेपी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आपने कहा था कि अरविंद केजरीवाल भाई साहब कुछ बहुत बड़ा धमाकेदार बयान देंगे, लेकिन ना तो चूहा मिला ना चूहिया, कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या केजरीवाल जी कंफ्यूज्ड हैं या हम सबको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि सवाल तो यहाँ पे रिश्वतखोरी का है ना, पूरे शराब घोटाले का है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो खरीदे जाते हैं एक चेक देकर, बैंक के अंदर जाकर। ये तो छुप छुपाकर कैश के जरिए हवाला ऑपरेशंस के तहत ये तो पैसा दिया जाता है, एक तरह से ब्लैक मनी के तौर पर, रिश्वतखोरी के तौर पर। और रिश्वतखोरी क्यों की गई इस मामले में? क्योंकि इसमें मुनाफाखोरी करने दी गई प्राइवेट वेंडर्स को, प्राइवेट लॉबी को। समीर महेंद्रू बने इंडो स्पिरिट्स के जो थे होलसेलर, और बाकी जो रिटेल की कंपनी है साउथ ग्रुप वो बनी रिटेलर्स, और रिटेलर्स की तो इसमें 10 गुना से ज्यादा मुनाफा उनको मिला। जबकि जो सरकार है जिसका राजस्व यानी कि स्टेट रेवेन्यू जो दिल्ली लोगों को मिलना चाहिए था, जिसका फायदा उनको के हाथ तो कुछ भी नहीं आया। तो जो राजस्व इसके तहत मिलता भी था वो भी खत्म हो गया, और बल्कि बहुत ही कम हो गया। और इसमें माना जा रहा है कि करीब 2000 करोड़ के लगभग राजस्व यानी कि रेवेन्यू, एक्साइज जो मिल सकता था दिल्ली सरकार को, जिसका फायदा दिल्ली वासियों को होता, वो उनको मिल नहीं पाया। तो ये बात अरविंद केजरीवाल जी प्लीज एक्सप्लेन कर दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स और रिश्वतखोरी में जो फर्क है और क्यों वो रिश्वतखोरी के केस में पाए गए हैं। दूसरी और जरूरी चीज से पूरा जो मामला है ये शरद रेड्डी के बयान पर सिर्फ आधारित नहीं है, बहुत सारी अनियमितताएं हैं जिसको लेकर सरकार ने जब इसको फ्लैग किया, जो चीफ सेक्रेटरी थे और कांग्रेस पार्टी के भी इसमें बहुत से लोग थे जिन्होंने इसको फ्लैग किया, यानी कि इस पर ध्यान वो लेकर आए और तभी मामला आगे बढ़ा। तो इसका लेना देना शरद रेड्डी से या किसी इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं है, वो सब पोस्ट फैक्टो है। मैं पहले की बात आपसे पूछना चाह रही हूँ, मुझे लगता है ये सवाल आप जरूर उन तक पहुंचाएंगी और उनसे कहेंगी जो बुनियादी सवाल हैं। विजय नायर क्यों गए समीर महेंद्रू के पास, क्यों साउथ लॉबी इधर आई, क्यों होलसेलर्स का इतना मुनाफा हुआ, क्यों रिटेलर्स का तो जबरदस्त मतलब मुनाफा हुआ। जो कमीशन मिलती थी होलसेलर्स को वो 6 से 12% हो गई, जो मिलता था प्रॉफिट रिटेलर्स को वो 10 गुना ज्यादा हो गया। हर एक बोतल पर जो 30 रुपए मिलते थे वो 300 से भी ज्यादा हो गए। तो ये बहुत बुनियादी सवाल हैं और इनका ताल्लुक किसी एक शख्स से और किसी एक इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं। You see, the Aam Aadmi Party has now perfected the art of loot and shoot. पहले लूट करो फिर झूठ बोलो, and this is 3G loot. शराब घोटाला, फर्स्ट घोटाला, then सरकार चलाने में घोटाला, the order घोटाला, and now High Court order when it is against you, giving you no relief, you do घोटाला and that also and give it a spin and try to peddle a fake narrative. The High Court order denied any relief to Arvind Kejriwal, which was being demanded by Abhishek Singhvi on an instant basis. It has in fact said that it cannot come to any conclusion in this matter without hearing the other side properly, and that at this stage it does not want to intervene. But even then, this is being spun as a victory. But these are those bunch of people who say no money trail is found when the Supreme Court says 338 crore money trail has been found. These are those people who say that High Court
when High Court is not giving relief to Manish Sisodia and Sanjay Singh, that the courts are doing vendetta politics. These are those people who say we are Kattar Imandar, but Vijay Nair and others have not got relief for almost 1 year. Today the question is that in case what you are saying was true, the High Court would have granted relief to Arvind Kejriwal. The High Court would have granted relief to Mr. Sisodia. The fact of the matter is that these kinds of lies have been peddled by Aam Aadmi Party in the case of Tahir Hussain, in the case of Jitendra Tomar. They peddle lies about Arun Jaitley ji, about Gadkari ji, for which they had to apologize. So today, lying has become a characteristic of the Aam Aadmi Party, and the reason why they do this is because of the transformation they have had. From Swaraj to Sharab, from Anna Hazare to Lalu Prasad Yadav, from saying first resignation and then investigation to now saying no resignation, no investigation, we will run the government from Tihar, and that too on the basis of fake and forged orders. Instead of answering the questions on the Sharab Ghotala, every day a new drama, a new Nautanki, a new so-called expose. If they had so much material to expose, what were they doing for so long? Why did they keep Manish Sisodia and Satyendra Jain and Sanjay Singh in jail? Why did Mr. Kejriwal not make this expose earlier and get them released? Why didn't they put this in front of the court? So that means Mr. Kejriwal wanted Manish Sisodia in jail. Kejriwal wanted Mr. Sanjay Singh in jail. All of these exposes and the claims are all empty claims. The Aam Aadmi Party had claimed they had an 800 crore audio tape that BJP was trying to break their party. Till date, they have not produced that audio tape. Nobody buys these kinds of exposes of आम आदमी पार्टी सीरियसली एनीमोर। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।